मैं पॉलिटिक्स में आने से पहले एक स्टूडेंट लीडर था। ऑल असम ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन का 6 साल में प्रेसिडेंट था। उसी टाइम आसाम में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन था इलीगल फॉरेनर्स को इंडिया से भगाने का आंदोलन। प्रफुल्ल महंत जी के नेतृत्व में हुआ था उस टाइम में। तो मैं भी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसमें था मैं। तो 6 साल आंदोलन होने के बाद भारत सरकार ने डिस्कशन के लिए बुलाया था। उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी था। 3 टाइम इंदिरा गांधी जी के साथ डिस्कशन हुआ था, लेकिन जब असैसिनेट हो गया इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ, तो राजीव गांधी जी के साथ ट्राईपार्टीज डिस्कशन में जो आंदोलनकारी है, भारत सरकार और असम सरकार तीनों ट्राईपार्टी स्टॉक में सिग्नेचर हुआ था इस मूवमेंट का कंप्लीशन। और मूवमेंट का कंप्लीशन होने के बाद ही हम लोग जितना स्टूडेंट लीडर था, 1 महीना के बाद ही चुनाव हम लोग लड़ा था। और चुनाव लड़ने के बाद हम लोगों का पार्टी मेजोरिटी में आ गया आसाम में। तो हम लोग 25 साल का उम्र में मैं एमएलए बना था। उस टाइम में मेरा चीफ मिनिस्टर का उम्र भी 28 साल का था। तो इसी का हिसाब से मैं पॉलिटिक्स में आया था पहले। जब पॉलिटिक्स में आया तो 2 साल होने के बाद ही पॉलिटिक्स में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर में चला गया। मैं जब एमएलए था तो स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, ट्राइबल डिपार्टमेंट मिनिस्टर और लास्ट में मैं होम मिनिस्टर भी बना था आसाम में। तो उसके साथ साथ जो ओलंपिक होता है, आसाम ओलंपिक एसोसिएशन का 13 साल 13 ईयर्स में प्रेसिडेंट बना था। उसी टाइम में आसाम को रिप्रेजेंट करके इंडियन ओलंपिक का भी मैं ऑफिस बेयरर बन गया। पहला 3 साल में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद 12 साल वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक बना था। और उसके बाद और 12 साल मैंने इंडियन ओलंपिक का प्रेस एंड टीवी कमीशन का चेयरमैन बना था। उसी टाइम में जितना भी इंडिया का प्रेस एंड नेशनल टीवी और प्रेस हर ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में जाता है, ये इसका जो सर्टिफाई करता है सिग्नेचर से जाता है। तो मेरे सिग्नेचर में रिपोर्टर जाते थे, इन लोग रिपोर्टिंग करते थे। और मैं भी खुद 5 ओलंपिक का विटनेस हूँ। और मैं अपना भी एक फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, जो तलवारबाजी संघ, जिसको फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसका मैं 12 साल प्रेसिडेंट था। उसी टाइम में एशिया, साउथ ईस्ट एशिया फेंसिंग एसोसिएशन का भी मैं प्रेसिडेंट बन गया और उसमें भी 12 साल में प्रेसिडेंट था। आज 4 साल पहले तक मैं इंडियन फेंसिंग एसोसिएशन का हेड रह चुका था। तो अभी और 2 साल पहले जो चुनाव हुआ, फिर मैं इस चुनाव में जीत गया। जो मेरा पार्टी है बीपीएफ, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट है आसाम में जो है, अभी हम लोग सरकार के साथ है। जो आसाम में गवर्नमेंट है, इन लोगों के साथ फ्लोर कोऑर्डिनेशन में है। और आज आसाम गवर्नमेंट ने, मैं अभी भी एमएलए बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी मेरा जो सोशल वर्क है वो 100% स्पोर्ट्स में लगाता हूँ। अभी भी असेंबली में जो 75 साल का अंदर में नहीं हुआ था, स्पोर्ट्स जो खेलते थे लड़का लोग, मेडल मिलते थे नेशनल इंटरनेशनल में, इन लोगों का नौकरी नहीं मिला था। मैं असेंबली में क्वेश्चन लाया और इस क्वेश्चन को इज्जत दे के अभी जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है वो खुद हिमंत बिस्वा शर्मा जी इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, वो तुरंत मान लिया। और आज इसी महीना का 10 तारीख में जितना गुजरात नेशनल गेम्स में मेडलिस्ट था, हर मेडलिस्ट को अपना क्वालिफिकेशन का हिसाब से हमारा आसाम का चीफ मिनिस्टर सबको नौकरी दिया, अप टू डीएसपी नौकरी दिया है। तो मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। मैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर का हिसाब से सक्सेसफुल इसलिए लगता है कि मेरा जो प्लेयर्स है, जो 9 प्लेयर्स को नौकरी मिला है 10 तारीख को, इसी महीना का 10 तारीख को, उसमें से 5 लड़का लड़की मेरा इवेंट का है। तो इसलिए मैं स्पोर्ट्स से ज़्यादा मैं लगाव रखता हूँ। और पॉलिटिक्स जो है 2% में पॉलिटिक्स में रहता हूँ, तब भी इस पॉलिटिक्स में मैं अपना पार्टी का जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका अभी भी मैं लीडर हूँ, लेजिस्लेचर पार्टी का, बीपीएफ पार्टी का। इसलिए मैं इसी का हिसाब से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ,
एमएलए भी बन रहा हूँ, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर भी कर रहा हूँ। शायद और जितना दिन जिंदा रहेंगे इतना दिन मैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर बनना चाहता हूँ। और एमएलए अगर फिर नेक्स्ट टाइम जिताएगा तो एमएलए भी बनना चाहता हूँ। मेरा पब्लिक से कुछ लेना नहीं है, अभी मैं पब्लिक को देना है, तो इसलिए मेरा तरफ से एमएलए हो के भी देना है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर हो के भी प्लेयर को देना है। मेरा कंस्टिट्यूएंसी है आसाम का दरंग डिस्ट्रिक्ट और उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में 50-50 आता है। मेरा कलाईगांव कंस्टिट्यूएंसी है। मैं इससे पहले दूसरा कंस्टिट्यूएंसी में एमएलए था पानेरी में। अभी जो मैं एमएलए हूँ कलाईगांव कंस्टिट्यूएंसी में हूँ। 1,82,000 वोटर है और पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4 लाख पॉपुलेशन मेरा कंस्टिट्यूएंसी है। तो मैं पहले बार जीता हूँ और जीतने के बाद ही कलाईगांव कंस्टिट्यूएंसी बहुत ही बैकवर्ड कंस्टिट्यूएंसी है ना। तो अभी एक नया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो मॉडल कॉलेज है, हमारा चीफ मिनिस्टर जी ने मेरे को दिया है और मॉडल कॉलेज शुरू होगा। एक नया स्टेडियम, आउटडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम भी असम गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। उसके बाद रास्ते का काम, फ्लैट आते हैं, फ्लैट का टाइम में जो काम है, हम लोग जो कंस्टिट्यूएंसी का इमीडिएटली जो काम होता है वो तुरंत ही गवर्नमेंट के साथ मिल के मैं इसको संभालता हूँ। और मेरा जो पार्टी है अभी कंस्टिट्यूएंसी में, कोई भी हो या कोई बानपानी हो, कोई भी दुर्योग हो, भूकंप हो, कुछ भी होने से मेरा जो वर्कर है इन लोगों को हमेशा मैं जागरूक करके रखता हूँ। इन लोग फील्ड में काम करते हैं। आज भी हम जिस टाइम में यह महाराष्ट्र में आप लोगों का सामने है, उसी टाइम में हमारा जो प्रेसिडेंट है हाग्रामा महिलारी जी, मेरा ही कंस्टिट्यूएंसी में 2 बड़ा मीटिंग कर रहा है। इसमें हजारों आदमी मेरा पार्टी में आज ज्वाइन कर रहा है। कम से कम तो 2,500 नया पार्टी वर्कर्स दूसरा पार्टी का मेरा पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। इधर रहते हुए भी जो सामान इन लोगों को देना है, जो हेल्प करना है मेरा वर्कर्स को, मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं कलाईगांव कंस्टिट्यूएंसी को अगर थोड़ा सा मेरे को वक्त मिलेगा, मैं आज जिस पोजीशन में है मैं आगे ले जा सकता हूँ। मैं अभी अपने काम में मेरा पूरा विश्वास है। पहला जो कंस्टिट्यूएंसी था उसमें भी आदमी लोगों को लगता है कि ये दुर्गादास बोरो बहुत ही खुला दिल का आदमी है, कोई धोखाबाजी किसी को नहीं करता है। शायद इसीलिए इस उम्र तक 1985 से अभी तक 2020 में मेरे को एमएलए बना रहा है। फर्स्ट इलेक्शन में तो ज़रूर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। उम्र मेरा 25 साल था, तो 25 साल का उम्र में एमएलए चुनाव लड़ना, सिर्फ मैं नहीं, 99% हमारा जो कॉलीग था 25 से 28 ईयर्स का उम्र का था। यूनिवर्सिटी से हम लोग चुनाव लड़ा था। तो उस चुनाव में मैं सिर्फ 42 रुपया लेके 42 रुपीज़ लेके चुनाव लड़ने के लिए गया था। और पूरा चुनाव लड़ने के बाद, एमएलए बनने के बाद, इतना पब्लिक उल्टा हम लोगों को पैसा दे रहा था कि 85 में थोड़ा सा पैसा लेके एमएलए बनने गया था। जो जिस दिन एमएलए जीता था सब खर्चा जाके 42,000 रुपया, 42,000 1985 में 42,000 मेरे घर में रिटर्न आया। तो इतना पब्लिक चाहते थे, सिर्फ मेरे को नहीं, उस टाइम का जितना हम लोग 62 एमएलए जीता था आउट ऑफ 126, सबका ऐसा ही हाल था। पब्लिक पैसा देते थे, पब्लिक अपना गाड़ी चलाते थे, पब्लिक अपना तेल देते थे, पब्लिक खिलाते थे। तो हम लोग एजिटेशन का लीडर था, शायद इसीलिए हम लोगों को चाहते थे उस टाइम में। लेकिन उसके बाद जो चुनाव है तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था इस चुनाव में। बाकी चुनाव में उस टाइम 5 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद आदमी नहीं चाहते हैं कि आदमी लोग मेरे को उल्टा हेल्प करे, इन लोग चाहते हैं मैं पब्लिक को हेल्प करूं। ये तो मैं सोचा भी नहीं था जब एनएलसी में मैं आया था कि इतना सक्सेसफुल इवेंट
जो ऑर्गेनाइजर कर सकता है, मैं भी विटनेस हूँ, पहले बार हुआ है। हम लोग एमएलए बना तो 30-35 साल हो गया। 30-35 साल में तो छोड़िए आप, 75 ईयर्स में ये गेट टुगेदर जो एमएलए का एमपी का होना चाहिए, कोई सोचा भी नहीं था। आज जो एनएलसी यहाँ जो जिन लोगों ने कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों को कि ये शायद हम लोग विटनेस होंगे कि पहले बार एनएलसी का हम लोग विटनेस बन गया। और जितना दिन हम लोग जिंदा रहेंगे, इस एनएलसी का कोई और दूसरा रूप जिस रूप में इन लोग लाए हैं, ये परमानेंट एक कोई रूप लो। ये अगर परमानेंट रूप लेगा तो जो हम लोग पार्लियामेंट में, असेंबली में नहीं कर सकते हैं, इकट्ठा होकर 4,500 कम से कम एमएलए, कई सौ एमपी लोकसभा राज्यसभा का मिल के, अगर हम लोग कुछ जैसे हर पार्टी से हम लोग होते हैं, होते हुए भी एक साथ बैठ के जो पब्लिक के लिए, जो अपना कंट्री का जो डेवलपमेंटल के लिए, जो हम लोग का कास्ट क्रीज छोड़ के सबका डेवलपमेंट के लिए ये एनएलसी करवा सकता है। हमारा जो पार्लियामेंट्री है मेजोरिटी का होता है, असेंबली जो है मेजोरिटी का ख्याल खुशी में होता है। हम लोगों को दूसरा पार्टी का ख्याल खुशी नहीं। अगर मेरा पार्टी सरकार में है तो मेरा हिसाब से करेंगे, कोई दूसरा पार्टी है उसका हिसाब से करेंगे। लेकिन एनएलसी ही ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूचर का, नया जनरेशन का। मेरा बेटा बेटी जब आएगा, इन लोगों का नया जनरेशन का एक जैसे आज धर्म को लेकर, करप्शन को लेकर, हर बात को लेकर हर पार्टी से डिबेट होता है और हंगामा होता है, ये छोड़ छाड़ के नया जनरेशन ये एनएलसी होगा, थोड़ा सा गाइड दे तो नया जनरेशन सही पॉलिटिक्स कर सकता है और करप्शन फ्री होगा, कम्युनलिज्म जो है ये फ्री होगा। ये सब फ्री हो के एक अच्छा पॉलिटिक्स शुरू हो सकता है। एनएलसी ने जो शुरू किया है। ये तो सर ये हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होता है बोलता है, लेकिन ये मेरे ज़िंदगी में बहुत ही सच हुआ है। मेरा जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, वो मैं पूरा दुनिया मेरा है, मेरा हाउस मेरा वाइफ का है। मैं यही सोचता हूँ, यही एडवाइस करता हूँ सबको। मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ घर में। कोई तो देखने से बोलेगा कि दुर्गा औरत का ज़्यादा बात सुनता है, बोलने दीजिए। लेकिन मेरा घर मेरा वाइफ का है और सारा दुनिया मेरे को मेरा वाइफ छोड़ देता है, तुम दुनिया का काम करो। ऐसा अगर किसी वाइफ मिलेगा, किसी को अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा तो शायद मेरा जैसा सक्सेसफुल होगा, मेरे से भी अच्छा सक्सेसफुल होगा। अभी दोनों बेटी को मेरा में दो बेटी है, अभी एब्रॉड में नौकरी करता है। एक तो दुबई में था, अभी लंदन में ट्रांसफ़र हो गया बड़ा बेटी का। छोटा बेटी आईआईटी धनबाद से पास किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है। वो भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में प्रोफेसर था, इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। मैं दो बेटी को बनाया और अपना हस्बैंड को भी बनाया, तो मेरे पीछे तो मेरा वाइफ ही वाइफ को मैं देखता हूँ। अभी दोनों बेटी बाहर में है, मैं भी छोड़ के आया हूँ वाइफ को घर में। तो इतना सेक्रीफाइस करने वाला मेरा वाइफ मिला है कि मैं तो चाहता हूँ कि सबको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन को बहुत आगे ले जाना। एक कॉलेज है, मैं एक कॉलेज बनाया हूँ अभी। सिर्फ मेरे कंस्टिट्यूएंसी में 4 हाई सेकेंडरी था, मैं 2 साल में 12 हाई सेकेंडरी किया हूँ और 7 हाई सेकेंडरी करने जा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन आईटीआई जो होता है, आईआईटी तो छोड़िए, एक ही आईआईटी है असम में, गुवाहाटी में। आईटीआई 2 बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो जनरल पढ़ाई है, जनरल एजुकेशन, इसे नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसलिए मैं 2 आईआईटी, पहले भी जिस कंस्टिट्यूएंसी में था उसमें आईआईटी बनाए थे, 2 आईआईटी बनाना चाहता हूँ कि क्योंकि इन लोगों को स्किल जो है ये मिले। हमारा डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का 3rd स्किल यूनिवर्सिटी बना है अभी। मेरा कंस्टिट्यूएंसी सिर्फ
6 किलोमीटर दूर है। तो इस स्किल यूनिवर्सिटी का अंदर में मेरा कंस्टिट्यूएंसी का ज़्यादा लड़का पढ़े, 10,000 लड़का 2 साल में एंट्री होगा इसमें। तो मैं इसमें से मैं सोचता हूँ कि अगर पढ़ाई करके जनरल पढ़ाई हो, टेक्निकल पढ़ाई हो, ज़्यादा जितना निकलेगा तो इन लोग सोचेगा कि अपना एरिया को डेवलप करे। मैं वही चाहता हूँ। इतना लाइफ फिलोसॉफी का बारे में तो सोचने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, फिलोसॉफी के साथ मिला के जाने के लिए भी नहीं मिला है। सामने जो मिला है वही किया है, इसलिए फिलोसॉफी में मैं नहीं जाता हूँ। मैं प्रैक्टिकल जो समस्या आता है उसी को बराबरी करता हूँ, बस यही फिलोसॉफी है मेरा। यूथ को तो मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, पॉलिटिशियन दाढ़ती होता है, पॉलिटिशियन करप्ट होता है, पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता है। तो अभी भी वो बहुत क्रिमिनल पॉलिटिक्स में है, ये सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, देख भी रहा हूँ, बहुत क्रिमिनल है। अभी परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। तो यंग जनरेशन के लिए मेरा एक ही एडवाइस है कि आने वाला दिन में अच्छा लड़का लड़की जो ज़्यादा पढ़ाई किया है, कोई इंजीनियर से हो, डॉक्टर से हो, IITN से, कहीं पे से भी आके इन लोग पॉलिटिक्स में आना चाहिए। यंग जनरेशन को स्कोप देना चाहिए। हम लोगों का भी काम है कि अपना जगह छोड़ देना चाहिए हम लोग, कि नया कोई आए। तो अभी आना शुरू हुआ है, हर स्टेट में लेजिस्लेटर यंग जनरेशन आया है, MP भी बहुत यंग MP आया है। इन लोगों को स्कोप देना चाहिए, लेकिन साथ साथ यंग के साथ अगर जो एक्सपीरियंस वाला है, इन लोगों को भी ले जाना है। मेरा यंग जनरेशन को यही एडवाइस है कि भविष्य में इन्हीं लोग जिस दुनिया में रहेंगे, इन्हीं लोग जो कंट्री में रहेंगे, इस कंट्री को हम लोगों से शायद बहुत अच्छा बनाएगा इन लोग। मेरा ये उम्मीद है यंग जनरेशन का ऊपर में।